सो जय हिंद साथियों। अगस्ता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि 71 बीपीएससी को ध्यान में रखकर जो सीरीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है क्विक रिवीजन की क्लास को, उसी क्विक रिवीजन की क्लास के माध्यम से आज हम पुनः उसी टॉपिक को लेकर चलने जा रहे हैं जो प्रीवियस से क्लास के माध्यम से या प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस कराया था, और वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने बहुत सारे एक्ट और चार्टर एक्ट के माध्यम के बारे में हमने डिस्कस करा दिया था, उसके क्या क्या प्रोविजन रहे हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट भी रहा है वो हमने पिछले क्लास के माध्यम से डिस्कस करा दिया है। आप वीडियो में जाकर, आप लिंक पे जाकर आप प्रीवियस ईयर का वीडियो जो है वो आप उसको देख सकते हैं। अभी तक हमने लगभग 2 क्लास के माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 तक के एक्ट के बारे में हमने इसको डिस्कस करा दिया है। वो सारे वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के टॉपिक पे जाकर वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए आज पुनः हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीरीज को हम आगे लेके जा रहे हैं, और आज ये लास्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसके पश्चात जो कल से जो नया क्विज सीरीज जो क्विक रिवीजन की जो क्लासेस शुरू होगी वो रिवॉल्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो किसान हो, अन्य चाहे रिलीजियस हो, जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी हुए हैं वो सारे चीज़ों पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के सेशन के माध्यम से हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 3 महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट, दूसरा अगर देखें तो 1919 का अधिनियम, और तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट अगर देखें तो आपका निकल कर आता है 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन के माध्यम से जो हमें डिस्कस कराना है वो डिस्कशन का आधार देख लीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आज के सेशन के माध्यम से हमें 3 प्रमुख एक्ट के बारे में डिस्कस कराना है। वो है आपका 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट। ये मॉर्लेमेंटो एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों पॉइंट को शॉर्ट में हम इसे डिस्कस कराने का प्रयास करेंगे। दूसरा अगर देखें तो आज की क्लास के माध्यम से 1919 के अधिनियम, ये 1919 के अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन रहा, क्या द्वैध शासन है, ये सब चीज के बारे में, द्वैध शासन का रूप क्या किस प्रकार से रहा, प्रांत में द्वैध शासन किस प्रकार से स्थापित हुआ, ये सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है वो है आपका 1935 का एक्ट। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर ये 3 जो एक्ट है वो आज की क्लास के माध्यम से इसे डिस्कस कराना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम अगर देखें तो आज के क्लास के माध्यम से जो हम पहला शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट। अब ये 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट अगर देखें तो हम इसका एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, यानी कि इस एक्ट को लाने का क्या कारण रहा है, थोड़ा इसके एक्ट लाने का कारण क्या रहा है, लाने का कारण, एक ये व्यू को पहले समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जो इसका आधार जो है, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है इसके प्रावधान। तो ये आपका तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला प्रोविजन, और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो थोड़ा उस पर भी हम डिस्कस करवा देंगे, काफ़ी शॉर्ट में इसको डिस्कस करवा देंगे ताकि आपको कम समय में ये कॉन्सेप्चुअल वाले पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं। 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट अगर देखें तो ये मॉर्लेमेंटो एक्ट लाने की अगर पृष्ठभूमि देखें तो एक घटना जो इसी अवधि में, इसी के आसपास जो उभर कर आई थी, उससे ये आधार निकल कर आता है, और वो मुद्दा है बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन को मॉर्लेमेंटो एक्ट से हम कैसे जोड़ रहे हैं, पहले इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 1905 में कर्जन के समय में, ये सभी चीज आगे हम आपको डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन इसे समझिएगा। 1905 में कर्जन के समय राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, और ये जो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया, ये बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना। और ये राष्ट्रीय चेतना अगर देखें
तो खास तौर पर पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में ज्यादा देखा गया। यानी कि ये राष्ट्रीय चेतना अगर देखें, जैसे अगर कुल मिलाकर अगर देखें, सपोज कर लीजिए कि ये पूरा बंगाल का अगर क्षेत्र है, तो इस बंगाल के क्षेत्र में ये वेस्ट बंगाल का जो पार्ट था, यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना ज़्यादा जागृत था। और इसके यहाँ इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने का रीजन भी रहा क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो शिक्षित बुद्धिजीवियों का क्षेत्र माना गया, और ऐसे शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा ही राष्ट्रीय चेतना उभर कर आया। लेकिन यह राष्ट्रीय चेतना, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है, इस क्षेत्र में भी ये राष्ट्रवाद की भावना को क्या किए, ये इन्होंने लाने का प्रयास किया। क्षेत्र के आधार पर यह क्षेत्र जो था, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, ये हिंदू बहुल क्षेत्र था, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाला जो ये एरिया था, ये था आपका ईस्ट बंगाल का क्षेत्र। यानी क्षेत्र के आधार पे भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंदू बहुलता वाला क्षेत्र और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र रहने के बावजूद भी बंगाल जो है वो एक एकीकृत बंगाल रहा, जो राष्ट्रीयता की चेतना या राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत कर रहा था। ऐसे में कर्जन ने इस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक जटिलता का तर्क प्रस्तुत कर जुलाई 1905 में विभाजन का घोषणा किया, जिसे अक्टूबर 1905 में लागू किया गया। तो ये विभाजन हो गया, ये वेस्ट ईस्ट बंगाल बन गया और ये वेस्ट बंगाल, और इसी का परिणाम निकल कर आया बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, जो भारत की पहली राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी चीज जो है, ये एक पृष्ठभूमि बन रहा था मॉर्लेमेंटो एक्ट का। वो कैसे बन रहा था? जब ये विभाजन हुआ तो ब्रिटिश के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ भी राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया, और इसी राजनीतिक चेतना का आधार निकल कर आया दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना ये ब्रिटिश के द्वारा सोची समझी एक रणनीति थी, और ये परिणाम जो निकल कर आता है वो बेसिकली शिमला प्रतिनिधि मंडल का ही रिजल्ट निकल कर आया, जो सितंबर 1906 में आयोजित किया गया था। खैर ये जब नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझिए कि बंगाल विभाजन के दौरान ही यह देखा गया कि ईस्ट बंगाल के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना लाने के लिए मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया, और ऐसे मुस्लिम लीग के गठन में कुछ लोगों की भूमिका रहा, जिसमें अगर हम बात करें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क जैसे लोगों ने इस मुस्लिम लीग की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। और इसी मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो डिमांड किया गया पृथक निर्वाचन मंडल। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल का डिमांड जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। दूसरी तरफ ये जो विभाजन हुआ, इसी विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन में भूमिका जो है वो खास तौर पर उग्रवादियों का देखा गया। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के मंच से उग्रवादी गुट का उदय हुआ, जिसका प्रतिनिधि आप लोग भी नाम सुने होंगे, लाल पाल बाल जैसे लोग, जो कांग्रेस के मंच में ही 1905 में उभर कर आया। 1905 से पहले कांग्रेस मंच का संचालन जिस गुट के माध्यम से हो रहा था वो था उदारवादी गुट। तो कांग्रेस के मंच पर दो गुटों का उदय हुआ, और इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद भी देखा गया, और इसी वैचारिक मतभेद का परिणाम निकल कर आया 1907 में। जितना भी पता है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसको बताऊंगा, सिर्फ मॉर्लेमेंटो एक्ट के कारण हम इसको थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, ये सारे फैक्ट को लेकर। तो कुल मिलाकर 1907 में जो वैचारिक मतभेद था वो सार्वजनिक हुआ, और उसी वैचारिक मतभेद के तहत उग्रवादियों को कांग्रेस मंच से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और उग्रवादियों का कांग्रेस मंच से निष्कासन होना ये स्वदेशी आंदोलन की कमजोर पक्ष को दर्शाता था, और धीरे धीरे कमजोर स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो 1907 के बाद ये एक विचार उभर कर आया कि भविष्य में इस प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन ना उभरे, इसके लिए क्या रणनीति अपनाया जाए। इसी रणनीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश अधिकारी मॉर्ले और मिंटो, जो मॉर्ले जो भारत सचिव था और मिंटो जो था
मॉर्ले और मिंटो के बीच में विवाद हुआ और इसी विवाद का परिणाम निकल कर आता है 1909 का एक्ट। अब ये विवाद क्या है इसको समझिएगा। जैसे विवाद ये था कि मॉर्ले का मानना था कि भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना है तो उदारवादियों को अपने पक्ष में लेना चाहिए, यानी उदारवादी को हम जितना अपने पक्ष में लेंगे उतना राष्ट्रीय आंदोलन भविष्य में उभरने की संभावना कम रहेगा। वही मिंटो जो भारत का वायसराय था, इसका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को अपने पक्ष में लेना काफी जरूरी है। तो यही विवाद जो है वो मॉर्ले मिंटो विवाद निकल कर आया। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जा रही थी। पृथक निर्वाचन मंडल बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत था जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार का चयन मुस्लिम मतदाता के माध्यम से करने की व्यवस्था लाई गई। तो इसी विवाद का परिणाम निकल कर आया 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट, और इस एक्ट के तहत उदारवादी को भी अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया गया और मुसलमानों को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया। तो इसके जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आप देखिएगा कि दोनों को मिलाने का ये बात है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली हमने आपको बताया ये सारे चीजों को लेकर। अब जो हमें डिस्कस कराना है वो है इसके प्रावधानों को लेकर। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मॉर्ले मिंटो एक्ट अगर देखें तो उदारवादी और मुसलमान को पक्ष में लेने का ही एक निर्णय था, और इसके प्रोविजन के तहत आप देखिएगा कि इन दोनों को खुश करने का प्रयास किया गया। तो ये प्रोविजन इसके क्या क्या है पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे प्रोविजन नंबर 1, सबसे पहला प्रोविजन, उदारवादी को अपने पक्ष में लेने के लिए कुछ राइट्स जो है विधानमंडल के संदर्भ में बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे सदस्यों की संख्या को लेकर, जो पहले विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 16 था वो 16 बढ़ाकर 69 कर दी गई। तो इतनी बृहद संख्या जो किया गया ये उदारवादी को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया गया। अब इस संख्या को बांटा भी गया था। इसमें से अगर देखें तो 37 मेंबर जो थे वो ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे और 32 मेंबर जो होते थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। या नॉन ऑफिशियल मेंबर कहने के मतलब हो गया जो भारतीय होते थे, गैर सरकारी सदस्य। तो इस प्रकार से विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई, जिसको 37 और 32 दो भागों में बांटा गया। अब इसी में से 32 में अगर देखें तो ये 32 सदस्य में से 5 सदस्य जो होते थे, ये 32 सदस्य में से 5 सदस्य जो होते थे वो वायसराय के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। वायसराय 5 सदस्यों को क्या करते थे, अपने अनुसार विधानमंडल में भेज देते थे। और रेस्ट जो 27 सदस्य बच रहा है, अब इसी 27 सदस्य का जो है वो इसका विभाजन किया गया। इस 27 सदस्य में से 13 सदस्य जो थे वो था साधारण निर्वाचन मंडल, यानी इस 13 सीट पर कोई भी इस साधारण निर्वाचन मंडल पे ये चुनाव लड़ सकता है। ये रेस्ट अगर देखें तो 6 सदस्य जो थे वो जमींदारों के लिए, यानी जमींदारों के निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है ये लिया जा सकता था। ये 6 सदस्य अगर देखें तो यही 6 सदस्य था मुसलमानों के लिए, यानी यही था पृथक निर्वाचन मंडल। तो यही मुसलमानों को खुश करने के लिए ये पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया। यानी इस 6 सीट पे जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे, और ये 6 सीट में जिनका जो चयन किया जाएगा वो मुस्लिम मतदाता के द्वारा किया जाएगा। यानी पृथक निर्वाचन मंडल कहता क्या है कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन जो है वो मुस्लिम मतदाता के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से 27 सीटों में से 13 साधारण, 6 जमींदारों के लिए रिजर्व रख दिया गया, 6 मुसलमानों के लिए रिजर्व रख दिया गया, और रेस्ट 2 जो सीट है वो व्यापारिक मंडल के लिए, यानी बंबई और बंगाल के वाणिज्यिक मंडल के, यानी व्यापारी वाणिज्यिक मंडल के माध्यम से ये 2 सदस्य जो है वो विधानमंडल में जाएंगे। तो इस प्रकार से केंद्रीय विधानमंडल में सीटों की बढ़ोतरी और सीटों को इस प्रकार से बांटा गया कि मुसलमान भी खुश और केंद्रीय विधानमंडल में उदारवादी भी खुश, कि क्या कि अधिक से अधिक संख्या बढ़ गया। दूसरी तरफ
एक और प्रोविजन इसमें लाया गया था, सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 1892 के एक्ट के तहत भारतीय सदस्य को थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया था, जैसे बजट के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करना। अब इस एक्ट के तहत प्रोविजन जो था, ये एक्ट के तहत, ठीक है ना, ये 1900, एक मैं यहाँ पर सीट वाला बांट देता हूँ जो अभी स्लाइड में बताया था, 60 से 69, इसको देख लीजिएगा। ये दूसरा प्रोविजन अगर देखें 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट में जो लाया गया था, वो था सदस्यों के अधिकार में बढ़ोतरी। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल में सदस्य जो गए, उनके अधिकारों में, सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी। ये भी प्रोविजन जो है वो इसी एक्ट के तहत लाया गया, और ये अधिकार जो है वो बजट के संदर्भ में रहा, सार्वजनिक मामले के संदर्भ में रहा। जैसा कि 1892 के एक्ट के तहत सदस्य को सार्वजनिक मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का राइट दिया गया, और जो जवाब मिलता था उसी से संतुष्ट रह सकते थे, उसका काउंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत ये प्रोविजन लाया गया कि सदस्य जो है वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 1892 के एक्ट में सदस्य को बजट के संदर्भ में केवल और केवल विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत सदस्य को बजट के संदर्भ में मत विभाजन कराने, यानी कि अपनी राय को लेकर वोटिंग कराने का भी राइट दिया गया। तो ये जो है ये उदारवादी को खुश करने का प्रयास था, क्योंकि उदारवादी संवैधानिक रूप के माध्यम से चलना चाहते थे। वो रूल ऑफ लॉ में सुधार लाने, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से जो प्रोविजन रहा, ये प्रोविजन ही 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के रूप में देखा गया। इसके अलावा अगर देखें तो 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट में पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में, यानी ये जितने भी सदस्य अभी तक जो हमने बताया है, जो 16, 12, ये जो भी है, ये वायसराय के विधायी परिषद में प्रवेश करने वाले सदस्य थे। लेकिन वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य का प्रवेश हुआ इसी एक्ट के तहत, और इसके तहत प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय यानी मिंटो के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि 1858 के एक्ट के तहत इंग्लैंड में भारत सचिव और परिषद वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो इसी एक्ट के तहत जो इंग्लैंड में जो भारत सचिव प्लस परिषद जिसकी संख्या 15 थी, इसी 15 सदस्य परिषद में, इसी 15 में भारतीय सदस्यों का भी प्रवेश हुआ, और प्रथम 2 भारतीय जो इस परिषद में शामिल होने वाले थे उनका नाम था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये ध्यान रखिएगा कि भारत सचिव परिषद में शामिल होने वाले 2 प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, ठीक है ना, बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट था। मैं इसे शॉर्ट में फिर से बता दूं कि मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन लाने की बात की गई, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार का चयन मुस्लिम मतदाता के द्वारा किया गया। मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत उदारवादियों को खुश करने के लिए सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई, जिसमें से 37 ऑफिशियल और 32 जो थे नॉन ऑफिशियल थे। 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई, जैसे बजट के संदर्भ में विचार देना और बजट के अलावा सार्वजनिक मामले में प्रश्न और उसका काउंटर करने का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य का प्रवेश, जिसमें प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, और भारत सचिव के परिषद में भी भारतीय सदस्य का प्रवेश हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल हुए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया। इसके बाद अगला अगर एक्ट देखें तो वो आपका एक्ट निकल कर आता है, मुख्य रूप से अगर देखें तो 1919 का अधिनियम। तो ये 1919 का अधिनियम जो है इसे भी हमें उसी प्रकार से डिस्कस करना होगा, और वो डिस्कशन है बेसिकली इसके आने का कारण क्या था, और दूसरा जो था
इसके प्रोविजन, ये प्रोविजन। ओके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उस समय की कुछ ऐसी घटना घटित हो रही थी जो इस एक्ट को लाने का आधार बना दिया, और उनमें से अगर देखें तो राजनीति में गांधी जी का आगमन। तो भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन उसी समय, और गांधी जी का आगमन जिस मंच के में हुआ वो मंच था कांग्रेस। यानी कांग्रेस अब जो है 1915 के बाद गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस चला, और उसी समय अगर देखें 1913-14 के बीच में भारत में यह चल रहा था होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था स्वशासन को लेकर। ठीक है। तो एक तरफ कांग्रेस के मन से हटकर एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चलाया गया होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था स्वशासन के प्रति लोगों को जागरूक करना, और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन हो गया, और गांधी जी का भी उद्देश्य अगर देखें तो भारत में स्वराज स्वशासन जैसे चीजों को लागू कराना था। और इसी को लागू करने के लिए गांधी ने 1919 से पहले ब्रिटिश के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया वो दृष्टिकोण सहयोग का दृष्टिकोण था, और यही सहयोग का दृष्टिकोण निकल कर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी जिस प्रकार से गांधी जी ने स्वशासन को प्राप्त करने के लिए खुलकर वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया, इवन तक कि भारतीयों से आह्वान भी किया कि उस युद्ध में शामिल हो, इसको लेकर गांधी को कई तरह की उपाधि भी दिया गया, जैसे भर्ती करने वाला सार्जेंट या केसरी हिंद जैसे उपाधि। और यह आह्वान इसलिए किया जा रहा था, यह सहयोग इसलिए दिया जा रहा था वर्ल्ड वॉर में, ताकि वर्ल्ड वॉर के पश्चात ब्रिटेन के द्वारा भारत को कुछ मिले, और वो डिमांड था स्वशासन। तो जिस प्रकार से भारतीय सहयोग मिला, उसी सहयोग को देखते हुए 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन लाया गया, और यही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, और इसने ब्रिटिश संसद में ही घोषणा की। इसी को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहा गया, जिसके तहत कहा गया कि जल्द ही भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली, यानी उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित किया जाएगा। ये जो घोषणा हुआ था, ये घोषणा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ जो है वो भारतीयों का मिला। तो वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को जो साथ मिला, इसी साथ को देखते हुए 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, और इसी डिक्लेरेशन को क्रियान्वित करने के लिए 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया गया। ये मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में जो जारी हुआ, इसी को ऑफिशियल रूप दिया गया ये 1919 के अधिनियम। तो ये बैकग्राउंड रहा 1919 के अधिनियम लाने का। 1919 का अधिनियम आने का एक रीजन था गांधी जी का जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोग देना। इस सहयोग के बदले ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा उत्तरदायी शासन प्रणाली की घोषणा जो 1917 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के तहत हुआ था, जो 20 अगस्त 1917, ये डेट भी ध्यान में रखिएगा। ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है वो कब हुआ था? 20 अगस्त 1917। हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए डेट के संदर्भ में ही। और इसी मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को क्रियान्वित करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में लाया, और इस रिपोर्ट का ऑफिशियल या वैधानिक रूप जो निकला वो था 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो हमने बैकग्राउंड बताया था ये सारा। अब ये 1919 के अधिनियम, 1919 के एक्ट के प्रोविजन में अगर देखें तो जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो बात की गई थी, यही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का उदाहरण है ये प्रांत में द्वैध शासन। ये जो प्रांत में द्वैध शासन लाया गया, यही प्रांत में द्वैध शासन उत्तरदायी शासन प्रणाली को दर्शाता है, जिसके तहत प्रांतीय विषय को, यानी प्रांतीय जो विषय था उस प्रांतीय विषय को वो आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन लाया गया, जिसके अंतर्गत
आरक्षित और हस्तांतरित प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत के गवर्नर और उसके द्वारा मनोनीत सदस्य के द्वारा होता था। वही हस्तांतरित विषयों पर कानून गवर्नर विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित सदस्य के माध्यम से कानून बनाता था। ये भेदभाव इस प्रकार से था कि जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होते थे वो आरक्षित में रख लिया जाता था और जितने भी नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते थे वो सब हस्तांतरित में रख दिया जाता था। तो जिस प्रकार से ये प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया और ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित कर रहे हैं, प्रांत में द्वैध शासन लागू कर ये किसी भी रूप में द्वैध शासन नहीं रहा। और इसी द्वैध शासक के जनक के रूप में जाना गया है, जिसका नाम था वो है कार्टियस। ये नाम ध्यान रखिएगा, कार्टियस ये द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये तो एक प्रोविजन ये लाया गया था 1919 के एक्ट में। उसी प्रकार से 1919 के एक्ट में दूसरा प्रोविजन था कि केंद्र में जो सदस्य थे, ये केंद्र में जो हमने बताया था केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या जो है वो 16 से बढ़ाकर 69 कर दिया गया था। अब सदस्य इतना बढ़ गया कि केंद्र के सदन को ही दो सदन में बांट दिया गया बाई कैमरल के रूप में। एक को कहा गया उच्च सदन जो राज्य परिषद के रूप में जाना गया, और दूसरा जो था वो था निम्न सदन जो केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यही संरचना वर्तमान में हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। यानी 1919 के अधिनियम के तहत जो था ये प्रोविजन लाया गया कि केंद्रीय विधानमंडल को दो भागों में बांट देना। ये दो भागों में अगर देखें तो एक उच्च सदन के रूप में जिसमें सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित था टोटल 60, और वही निम्न सदन के रूप में सदस्यों की संख्या जो था वो 145 था। तो ये डेट को ध्यान में रखिएगा ये सारे चीजों को लेकर। इसी 1919 के अधिनियम में मताधिकार का अधिकार दिया गया, बट वो काफी सीमित था जो आय एवं शैक्षणिक योग्यता पर आधारित रहा। तो 1919 के अधिनियम में सीमित मताधिकार रहा। जब सार्वभौमिक अधिकार मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार का उदाहरण मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा जो आय और संपत्ति की योग्यता पर, आय और संपत्ति पे आधार पे रहा। तो ये दो ऐसे प्रोविजन थे जो 1919 के अधिनियम में के तहत लाए गए थे। इसके अलावा 1919 के अधिनियम के तहत और भी सारे प्रोविजन रहा है। वो अन्य प्रोविजन के रूप में देखें तो इसी अधिनियम के तहत कैग के गठन करने की बात, इसी अधिनियम के तहत राज्य बजट, केंद्र बजट से राज्य बजट को क्या किया गया, अलग किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी एक्ट के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन करने की बात की गई है, जो ली कमीशन के सिफारिश में 1925-26 में जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल को और विस्तारित किया गया। जो पहले मुसलमानों पर था वो आंग्ल यूरोपीय और सिखों पर भी लागू किया गया। तो ये सभी प्रोविजन जो है वो 1919 के अधिनियम में रहा। फिलहाल आपको दो प्रोविजनों को ध्यान पूर्वक रखना, याद करके रखना होगा। एक प्रांत में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। यही जस्ट इसका उल्टा जो है 1935 के अधिनियम में हो जाएगा। तो 1935 के अधिनियम में जो प्रोविजन आएंगे वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो आपका प्रोविजन निकल कर आता है वो है आपका 1935 का अधिनियम। ये 1935 के अधिनियम में अगर हम देखें तो ये 1935 के अधिनियम में भी हम थोड़ा शॉर्ट में इसके आने का एक कारण बता देते हैं, और दूसरा चीज जो है इसकी प्रोविजन, यानी अधिनियम आने का कारण क्या था कि वो अधिनियम को गठित किया गया, और फिर इसके प्रोविजन। तो ये प्रोविजन ही आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर इसके कारण में अगर देखें तो इसका एक कारण बनता है यह साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का एक पृष्ठभूमि समझिएगा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और ये साइमन कमीशन का गठन बेसिकली 1919 के अधिनियमों के जांच पड़ताल करने के लिए ही किया गया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में ही ये प्रोविजन था कि जो हमने प्रांत में द्वैध शासन लागू किया है ये सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए 10 वर्ष के पश्चात एक समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो
1919 के अधिनियम खास तौर पर प्रांत में द्वैत शासन का जांच पड़ताल करेगी। लेकिन ये रिव्यू कमेटी 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया और यही रिव्यू कमेटी कहलाया साइमन कमीशन। 2 वर्ष पहले भी गठित करने के पीछे कारण था और वो कारण था इंग्लैंड में चुनाव का माहौल जो 1928 में होने वाला था। और 1919 के अधिनियम में जो पार्टी थी जिसने ये अधिनियम बनाई थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और 28 के चुनाव में उन्हें एहसास हो गया था कि हमारी सत्ता चली जाएगी और लेबर पार्टी अगर आती है तो वो भारत समर्थक रिव्यू कमेटी का गठन करेगी, जिस कारण उसने 1927 में ही 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जिसकी अध्यक्षता जो है वो सर जॉन साइमन कर रहे थे। तो यही साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत के लिए आने वाले समय के लिए संविधान तैयार करना और 1919 के अधिनियमों का जांच पड़ताल करना। ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और 1928 से लेकर 1929 तक इसने भारत में भ्रमण कर इंग्लैंड में 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समाप्ति हुआ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वार्ता और साइमन की रिपोर्ट इन दोनों का मूर्त रूप ही दिया गया 1935 के अधिनियम में। तो ये आपका हमने बैकग्राउंड के माध्यम से बताया कॉन्सेप्चुअली आधार पर कि साइमन आयोग के रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की वार्ता का ही एक मिक्स रूप जो है वो 1935 के अधिनियम के रूप में निकला और इस अधिनियम के तहत जो प्रोविजन है वो प्रोविजन को आपको समझना होगा। ये 1935 के अधिनियम में अगर प्रोविजन देखें तो प्रोविजन नंबर 1 एक तो प्रोविजन था संघ बनाने का प्रावधान, यानी जिस प्रकार से ये भारत, मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत इस प्रकार से ब्रिटिश प्रांत और प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, इसके जगह पर संघ का कॉन्सेप्ट ऐसा देना था पूरे भारत और जिसमें जो ये बैरियर बना हुआ उसको समाप्त कर देना और ये पूरे भारत में ब्रिटिश प्रांत, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी एरिया जैसे क्षेत्रों को शामिल कर यूनियन बनाने का कॉन्सेप्ट था। बट प्रिंसली स्टेट के मना होने के कारण यह संघ जो है अस्तित्व में नहीं आया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि संघ बनाने का प्रावधान जो है ये इसी अधिनियम के तहत किया गया। इसी अधिनियम के तहत सूचियों का बंटवारा किया गया और समस्त सूचियों को समवर्ती सूची, संघ सूची और प्रांतीय सूची में रख दिया गया और जो रेस्ट जो अपशिष्ट शक्तियां है, अपशिष्ट रूप शक्ति जो है वो वायसराय के हाथ में दे दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो उस लिस्ट में नहीं है वो सभी पे अधिकार किसको दे दिया गया, ये वायसराय को। तो अपशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में, वायसराय के हाथ में। तो ये प्रोविजन भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये और सूचियों के बंटवारा के रूप में 3 रूप में संघ, राज्य और इसको प्रांतीय ही कहा जाता है, समवर्ती, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती संघीय सूची के रूप में। तो ये आपका 1935 के अधिनियम में ये प्रोविजन रहा। इसके अलावा 1935 के अधिनियम में जो प्रोविजन था, जो प्रांत में द्वैत शासन था जो 1919 के अधिनियम में लाया गया था, उसके जगह पर प्रांतीय स्वायत्ता की घोषणा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1935 के अधिनियम में ही प्रांत से द्वैत शासन की समाप्ति की गई और प्रांतीय स्वायत्ता लाने की बात की गई है और इसी स्वायत्ता को क्रियान्वित करने के लिए 1937 का चुनाव कराया गया। ये प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब क्या हुआ कि शासन में भारतीयों की स्वायत्त स्थिति, तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ही लाया गया था। इसके अलावा 6 प्रांतों में, ये ध्यान रखिएगा, 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। ये द्विसदनीय जैसे केंद्र में अपर हाउस और लोअर हाउस था, उसी प्रकार से 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। ये 6 प्रांत था यूपी, बिहार, असम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रेसिडेंसी और ये असम, बिहार और यूपी, ये 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लाने की बात की गई थी। उसी प्रकार से 1919 के अधिनियम में जिस प्रकार से प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति हुई, तो ये द्वैत शासन का रूप कहाँ ला दिया गया, तो केंद्र में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि
केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। और ये केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया, इसी के तहत क्या हुआ, केंद्रीय सब्जेक्ट को आरक्षित और हस्तांतरित यानी रिजर्व एंड ट्रांसफर में बांट दिया गया। तो केंद्र में अगर द्वैध शासन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर जो निकल कर आता है 1935 का अधिनियम, और प्रांत में अगर द्वैध शासन पूछा जाए तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1919 के अधिनियम। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पूछा जाए तो उसका आंसर निकल कर आएगा 1919 का अधिनियम, और प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था पूछा जाए तो उसका आंसर निकल कर आएगा 1935 का अधिनियम। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन रहे हैं, जैसे केंद्रीय बैंक की स्थापना जो वर्तमान में हम आरबीआई के रूप में देखते हैं, इसका भी प्रोविजन इसी एक्ट के तहत था। इसी एक्ट के तहत जो है वो बिहार और उड़ीसा दो पृथक प्रांत बनाया गया, और सिंध को भी क्या किया गया, अलग किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत अदन का शासन जो भारत से चल रहा था उसको भी हटाया गया, म्यांमार को भी भारत शासन से अलग किया गया। ये सभी जो है 1935 के अधिनियम में रहा। और 1935 के अधिनियम में दो और प्रोविजन था, वो था प्रांत के गवर्नर को ये राइट दिया गया कि अगर प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रहा है तो शासन अपने हाथ में लेकर संवैधानिक तंत्र को विफल करने की घोषणा कर सकता है, जैसे वर्तमान में हम राष्ट्रपति शासन के रूप में देखते हैं। और इसी अधिनियम में ही उन जो वर्तमान में 352 जो है आर्टिकल आपातकाल का भी प्रोविजन जो है वो उसी 1935 के अधिनियम के तहत ही लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा गवर्नर को प्रांत के गवर्नर को इसी के तहत दिया गया। और आपातकाल वाला जो प्रोविजन है ये इसी एक्ट के तहत लाने का प्रयास था। तो कुल मिलाकर यही आपका जो है ये आपका 1935 का अधिनियम है। ये 1935 के अधिनियम में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो हमने आपको डिस्कस करा दिया है, और 1919 के भी अधिनियम के भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन और कॉन्सेप्चुअली चीज़ को भी ये भी हमने आपको डिस्कस करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसी सेशन के माध्यम से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो क्लास था ये टोटली एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन के माध्यम से, नेक्स्ट क्विक रिवीजन के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट विद्रोहों के बारे में जानेंगे, चाहे वो धार्मिक विद्रोह हो या अन्य विद्रोह के रूप में, चाहे वो नागरिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह हो, चाहे वो आपको जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह हो, ये जितने भी विद्रोह है वो सारे विद्रोह की क्लास जो है वो कल से आपकी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन को अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।